चलिए विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। और फिर से मैं एक महत्वपूर्ण खंड पे आपके साथ चर्चा करने के लिए आपके बीच में हूँ। और सबसे पहले मैं उन सभी हजारों बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो बच्चे मेरे वीडियो के साथ जुड़े हैं और जिन्होंने ये कमेंट किया है कि सर आपकी वीडियो आने के बाद नेट पर जो कई सारे टॉपिक्स पर ऑथेंटिक जानकारी का अभाव था, प्रमाणिक जानकारी का अभाव था, अब उन्हें प्रमाणिक और ऑथेंटिक सूचनाएं उनको मिल पा रही हैं, वो टॉपिक को एक भरोसे के साथ पढ़ पा रही हैं। मैं आप सभी बच्चों के इस भरोसे का सम्मान करता हूं, नतमस्तक हूं। और मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं, जो बच्चे मुझे व्यक्तिगत जानते हैं ऑफलाइन सेशन के माध्यम से, उन्हें पता है कि मैं जब भी कोई तथ्य आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं वो 100% प्रमाणिक होता है और आप उसे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके इस भरोसे को बनाए रखने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। तो विद्यार्थियों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है एक टॉपिक रोजाना, मैं प्रयास करता हूं कि एक टॉपिक रोजाना में हर दिन एक ऐसा टॉपिक लूं जो आपके बीच में अत्यंत चिंता का विषय हमेशा आपके मस्तिष्क में बना रहता है और जिसे लेकर के आपको ये हमेशा लगता है कि उसमें कोई प्रमाणिक क्लास आपकी हो, कोई प्रमाणिक स्रोत से आपको सूचनाएं मिले, परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको मिले। तो मैं प्रयास हमेशा ये करता ही हूं कि आप सीधे सीधे उन तथ्यों को जाने जो सीधे परीक्षा की खोपड़ी में छेद करते हो, वो सारे तथ्य जो सीधे परीक्षा से कनेक्ट होते हैं, उन सभी तथ्यों को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। और पिछले खंड में हमने मूल्यांकन की जो विशेषताएं होती हैं उत्तम परीक्षण की, उस पर हमने बात की थी और मैंने आपकी एक समझ बनाने का काम किया था, प्रयास किया था। अब इस खंड में हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं और जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारी आज की चर्चा जो रहेगी वो आज की चर्चा रहेगी CCE और CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन और असेसमेंट, जिसे हम जानते हैं, हिंदी में हम जानते हैं सतत एवं व्यापक या समग्र, जिसे हम बोलते हैं मूल्यांकन या आकलन। तो सबसे बड़ी बात सतत एवं व्यापक आकलन CCE को लेकर के बिल्कुल शुरुआत से भूमिका बनाते हुए मैं आपके मस्तिष्क में प्रत्येक तथ्य, प्रत्येक बात प्रमाणिक तौर पे मैं आप तक प्रेषित करता हूं। और निश्चित तौर पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपको ये महसूस होगा कि इससे ज्यादा प्रमाणिक जानकारी आपको नेट पर और उपलब्ध नहीं है। ये मैं आपके साथ भरोसे दावे के साथ बोल सकता हूं। तो विद्यार्थियों, इस खंड पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें CCE की भूमिका को थोड़ा सा समझ लीजिए। मूल्यांकन की जो परंपरागत प्रणालियां थी, परंपरागत प्रणालियां जिनमें एक वर्ष में एक या दो बार अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा के तौर पर आपका एक उपलब्धि परीक्षण किया जाता था। उस उपलब्धि परीक्षण में आपकी केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती थी और वर्ष में एक या दो बार होने वाली जो परीक्षाएं होती थी, जो औपचारिक स्वरूप में होती थी, उन औपचारिक परीक्षाओं के स्वरूप से बच्चों में एक तनाव होता था, परीक्षा को लेकर के एक भय होता था। उस तनाव या उस भय या एक जो नकारात्मक दृष्टिकोण जो पैदा होता था बच्चों में परीक्षा के प्रति, इस चीज को दूर करने के लिए सबसे पहले 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी हमारी, स्वर्गीय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके समय में NPE 1986 जो अस्तित्व में आई, उसमें इस बात का सुझाव दिया गया था। यद्यपि वो सुझाव बहुत ज्यादा लागू नहीं हो पाया, लेकिन इस संदर्भ में बात की गई थी कि मूल्यांकन की प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन ठोस प्रयास जो हुआ, वो ठोस प्रयास NCF 2005 जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा थी, उस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया, इस बात को दृढ़ता से कहा गया कि मूल्यांकन की पद्धतियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, आमूलचूल फ्रॉम रूट टू टॉप बदलाव की आवश्यकता है। तो परंपरागत प्रणालियां जो थी, जो बच्चों में परीक्षा के प्रति भय का संचार करती थी, एक नकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों का बना था, जो बच्चों के केवल ज्ञानात्मक पक्ष, केवल बच्चा कितना सीखा है इस बात की जांच करती थी, ये जो दो कमियां थी और निश्चित अवधि के बाद संचालित होती थी, इस चीज को दूर करने का प्रस्ताव किया गया। और RTE अधिनियम में भी इस बात को कहा गया कि बच्चों के साथ मूल्यांकन की जो प्रणाली हो वो सतत और समग्र आधार पर हो। सतत और समग्र आधार का मतलब था कि एक निश्चित अवधि के बाद ना होकर के मूल्यांकन
जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके साथ साथ लगातार वो आकलन के रूप में हो। और इस बात को बच्चे, आप आकलन को मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया था कि एक संवादात्मक अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से हो जो बच्चों के बीच में लगातार संचालित हो। तो सतत जो शब्द था, कंटिन्यूअस जो था, उसका अभिप्राय यही था कि बच्चों के बीच में सतत लगातार तरीके से आकलन की प्रक्रिया अनौपचारिक स्वरूप में चलाई जाए, जो अवलोकन के रूप में हो सकती है, मौखिक कार्य के रूप में हो सकती है, लिखित कार्य के रूप में हो सकती है, बच्चों के साथ कोई गतिविधियों के तौर पे हो सकती है। परीक्षा एनसीएफ 2005 के जो प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत थे उसमें भी इस बात को स्पष्ट उल्लेखित किया गया 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों में कि जो मूल्यांकन प्रणाली है वो कक्षा कक्ष की गतिविधियों से भी संबंधित की जाए। तो गतिविधियों से संबंधित की गई और एक नवीन जो मूल्यांकन की प्रणाली थी सीसीई वो अस्तित्व में आई। और सततता शब्द का अभिप्राय, जैसा मैंने आपको कहा कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ लगातार हो, ना कि एक निश्चित अवधि के बाद हो। तो सतत लगातार जब बच्चों के साथ आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करते हैं, उससे निरंतर आपको पृष्ठ पोषण, आपको फीडबैक मिलता है, बच्चों के अधिगम अवरोधकों की पहचान आपको होती है, परीक्षणों की जो नियमितता होती है वो नियमितता आपको बच्चों के अधिगम अवरोधक पहचानने में और तदनुसार उन्हें दूर करने में सबसे बड़ा फीडबैक आपको देती है। तो सतत प्रक्रिया हो तो सतत शब्द का प्रयोग किया गया। और व्यापक, समग्र, तो व्यापकता का जो अभिप्राय लिया गया, आपको मालूम है कि पुरानी जो परंपरागत प्रणालियां थी वो केवल ज्ञान का आकलन करती थी, केवल ज्ञान का पता करती थी, मापन करती थी। इस बात को कहा गया सीसी में कि ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ बच्चों के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी पता लगे। और भावात्मक क्रियात्मक पक्ष से अभिप्राय था कि समग्र में जो संप्रत्यय लिए गए भावात्मक और क्रियात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक का भी मूल्यांकन हो। भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन हो। तो संज्ञानात्मक के साथ साथ जब भावात्मक क्रियात्मक का, इसको सरल भाषा में समझिए, सरल भाषा में समझिए कि हम केवल बालकों के शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन करते थे पुरानी पद्धति में, केवल शैक्षिक पक्ष का। लेकिन एनसीएफ 2005 ने, आरटी अधिनियम 2009 ने इस बात को कहा कि सीसीई प्रणाली में समग्र आकलन होगा, यानी कि उनके शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष का भी आकलन होगा। और सह शैक्षिक पक्ष जो होता है वो आपके भावात्मक और क्रियात्मक दोनों उद्देश्यों को शामिल करता है। शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, वो शैक्षिक उद्देश्यों में आपके केवल, हम इन दो शब्दों से परिचित हैं। बीएसटीसी और बीएड के दौरान हमने इन दोनों शब्दों पे हमने बात की थी, शैक्षिक और शैक्षिक। तो शैक्षिक पक्ष जो होता है बच्चे का, वो शैक्षिक पक्ष वो ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, संज्ञान से होता है। और सह शैक्षिक पक्ष जो होता है, सह शैक्षिक पक्ष, उसमें भावात्मक प्लस क्रियात्मक दोनों पक्षों का समावेश होता है। तो शैक्षिक जो पक्ष है वो केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है और सह शैक्षिक पक्ष भावात्मक और क्रियात्मक से परिचित संबंधित है। और इन दोनों को मिलाकर के फिर जो मूल्यांकन होगा वो समग्र कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन कहा गया, एक व्यापक मूल्यांकन कहा गया। तो सततता और व्यापकता की अवधारणा को पहले आप समझिए। सततता से अभिप्राय था कि वर्ष में निश्चित 1 या 2 या 3 बार औपचारिक स्वरूप में ना लेकर के आप उसे आकलन को उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ लगातार जोड़िए। बच्चा ज्यों-ज्यों सीखता जा रहा है त्यों-त्यों आप उसका आकलन लगातार करते चलें, ताकि समय पर उसके अधिगम अवरोधक पता लगे, समय पर उसकी अधिगम प्रगति का पता लगे और जो अधिगम अवरोधक हैं उनमें सुधार का, उनमें परिमार्जन संशोधन का आपके पास पर्याप्त अवसर हो। तो ये सततता शब्द को लिया गया और व्यापकता में लिया गया उसके शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष को भी शामिल किया गया। तो जब इस प्रकार का मूल्यांकन एक बना, वो सीसीई के तौर पे अस्तित्व में आया और एनसीएफ 2005 और आरटी अधिनियम 2009 की इस बात को स्वीकार किया। सबसे पहले स्वीकार किया सीबीएसई ने, और सीबीएसई ने ये निर्णय लिया कि वो
शिक्षण अधिगम प्रणाली में परंपरागत मूल्यांकन पद्धतियों को हटा करके और सीसीई पद्धति को लागू करेगी, तो सबसे पहले अक्टूबर 2009 में सीबीएसई द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कक्षा 9 में सीसीई लागू की जाए। और ध्यान रखें अक्टूबर जो 2009 था, ये सत्र आपका बनता है सत्र 2009-10 के सत्र में इस बात को स्वीकार कर लिया, लागू कर दिया सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9 में, और कक्षा 9 में लागू किया सीसीई को। और अगले सत्र से अभिप्राय था सत्र 2010-11 में इसका विस्तार किया कक्षा 10 तक। कक्षा 10 में इसको लागू किया। तो सीबीएसई द्वारा ये तत्काल निर्णय लिया गया, सितंबर में निर्णय लिया था, अक्टूबर 2009 से इसको लागू किया कक्षा 9 में, और अगले सत्र में इसको विस्तार दिया कक्षा 10 तक। और राजस्थान में भी चूंकि एनसीएफ 2005 के प्रावधान संपूर्ण राष्ट्र के लिए थे, आरटी अधिनियम जो था वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके लागू था तत्कालीन परिस्थितियों में। अभी तो जम्मू कश्मीर से जो विशेष प्रावधान था धारा 370 हटने के बाद वहां भी लागू हुए हमारे जितने भी प्रावधान। तत्कालीन परिस्थिति में जब ये लागू हुआ था उस समय इसे जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में, तो संपूर्ण भारत में इसको लेकर के कवायद प्रारंभ हुई। सीबीएसई ने तो निर्णय अपना ले लिया था, राजस्थान सरकार ने अपना निर्णय लिया, और राजस्थान सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया सत्र 2010-11 से, और 10-11 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया। और पायलट प्रोजेक्ट बच्चों आप समझते हो, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई नवीन पद्धति, नवीन योजना लाई जाती है तो एक परीक्षण का एक दौर होता है। परीक्षण का दौर इसलिए होता है कि आप उसे फील्ड में लागू करके उसके फीडबैक लेकर के और आवश्यकता अनुसार, तदनुसार अकॉर्डिंगली जो आपको संशोधन करना है, वो फीडबैक जो आते हैं उसके बाद आप उसे संपूर्ण क्षेत्र पे लागू करते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट जो था, परीक्षण का जो चरण था, उस परीक्षण के चरण में राजस्थान के 2 जिलों का चयन हुआ, और 2 जिलों का चयन हुआ, वो जिले थे जयपुर और अलवर। और जयपुर अलवर कुल विद्यालय थे आपकी 60, कुल विद्यालय आपकी 60 थे, और इन 60 विद्यालयों में जयपुर के 20 विद्यालय जो ब्लॉक था जमवा रामगढ़ ब्लॉक जो जयपुर में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। और अलवर में विद्यालय लिए गए 40 विद्यालय, और 40 विद्यालय में 20 उमरेण ब्लॉक के थे, उमरेण, और 20 थानागाजी। और इन 60 विद्यालयों में ये परीक्षण के तौर पे ये योजना लागू की गई। तो उस समय इसको लागू करने के पीछे परीक्षण के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उद्देश्य ये था कि मूल्यांकन की आप परंपरागत पद्धतियों को हटा रहे हैं, एक नवीन प्रणाली आप अस्तित्व में लेकर के आ रहे हैं, तो कैसा उसका रिजल्ट कैसा आता है, परिणाम उसके कैसे आते हैं, फीडबैक लिया जाएगा। तो 2010-11 में राजस्थान में इसको लागू किया गया। और ध्यान रखिए बच्चों, जब ये लागू किया गया, इसको जो उत्तरदायी संस्था, जो प्रमुख संस्थाएं थी जिन्होंने सहभागिता की सीसी लागू करने में, मैं ऑफलाइन में आपको लिखाता हूँ। और ये जो 4 संस्थाएं प्रमुख इसके लिए उत्तरदायी थी, एक RCEE यानी कि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर, ये इसकी प्रथम एक संस्था थी। एक संस्था थी SCERT,
SCERT जिसे 2018 तक SIERT के नाम से जाना जाता था, SCERT उदयपुर। तीसरी संस्था थी बोध शिक्षा समिति, बोध शिक्षा समिति, ये भी जयपुर कूकस में है। और एक संस्था थी यूनिसेफ का सहयोग लिया गया। इन 4 संस्थाओं के प्रमुख तौर पे एक मिलकर के संयुक्त प्रयास से राजस्थान में CCE डिजाइन हुई और परीक्षण के तौर पे लागू की गई। और 2010-11 से ये अलग अलग चरणों में इसके धीरे धीरे विस्तार हुई। जैसे 2010-11 में जो विद्यालय थे 60, इन विद्यालयों की कक्षा 1 से 4, और ध्यान रखिए कक्षा 1 से 4। आपको जो मार्केट में जो अधिकांश गाइड हैं, जो अधिकांश अध्यापकों ने लिखाए हैं, उन गाइडों में और कहीं 1 से 5 मेंशन है। मैं आपको जो सूचना दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियली मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूँ, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो कक्षा 1 से 4 तक इसको लागू किया गया और उसके बाद अगले सत्र में 5 से 8 तक इसका विस्तार किया गया इन्हीं 60 विद्यालयों में। अगले सत्र में 2010-11 के बाद 2011-12 जो सत्र था उसमें इसका जो विस्तार हुआ, उस विस्तार में नवीन विद्यालय नहीं लिए गए, इन्हीं 60 विद्यालयों की कक्षा 5 से 8 में इसको विस्तारित किया गया फीडबैक के लिए। उसके बाद अगले सत्र में इसका विस्तार किया गया 2010-11 के बाद 2012-13 में इन्हीं 60 विद्यालयों में, 12-13 में इसका 3059 स्कूलों में इसको विस्तारित किया गया। उसके बाद अगले सत्र में फिर इसे लगभग 5 से 5,500 विद्यालयों में इसको लागू किया गया। और उसके अगले सत्र में राजस्थान के प्रत्येक जिले के 2-2 ब्लॉक लिए गए और वो 2-2 ब्लॉक में पूर्ण CCE लागू करके लगभग 20,000 विद्यालय पूरे राजस्थान के इस तरीके से शामिल हुए। लेकिन अंत में 2015-16 ये अंतिम चरण था, 2015-16 यहाँ से संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू किया गया, संपूर्ण राजस्थान में। तो विभिन्न तरीके से चरणबद्ध रूप से ये लागू होती हुई 2015-16 में राजस्थान में फाइनली पूरे राजस्थान में CCE लागू। 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किस सत्र में प्रारंभ हुई 2010-11 से, और राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई 2015-16 से। कौन कौन से 2 जिले लिए गए, जयपुर और अलवर। कितने विद्यालयों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, 60 विद्यालय। किस जिले के कितने थे, 20 जयपुर के, 40 अलवर के। ब्लॉक कौन से थे, ये सारे के सारे प्रश्न आपके सीधे सीधे रिलेट होते हैं। तो CCE प्रणाली को जो एक नवीन प्रणाली थी जिसमें बालक के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र को भी शामिल किया गया और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान साथ साथ लगातार बच्चे के साथ आकलन किया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। ये प्रणाली अस्तित्व में आई और वर्तमान में इस प्रणाली के साथ बच्चों के जो परीक्षण मूल्यांकन जो आयोजित होते हैं, बच्चों में परीक्षा के भय को समाप्त और उनके संपूर्ण पक्ष को, व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्ष को शामिल करके आकलन किए जाते हैं। अब प्रश्न ये था कि इस CCE प्रणाली में जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली जो आती है, उस शब्दावली को लेकर के बच्चों के बहुत सारे भ्रम होते हैं। बच्चे कई बार ये मेरे से व्यक्तिगत कक्षा में प्रश्न किया कि सर इनकी जो शब्दावली है CCE में जो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ हमारी थोड़ी सी बातचीत की जाए। मैं टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ, आप शब्दावली की बात हम करते हैं। CCE प्रक्रिया की शब्दावली, तो कौन कौन सी टर्म इसमें प्रयुक्त होती हैं, इसको आप थोड़ा सा देखिए, समझिए। CCE प्रणाली में जो शब्दावली प्रयुक्त होती है, टर्मिनोलॉजी, उसमें CC में शीर्षक डाल देता हूं CCE की शब्दावली। CCE प्रणाली में जो संरचनात्मक और योगात्मक आकलन का प्रावधान है उन्हें मैं अलग से वीडियो बना करके पढ़ाऊंगा। पहले आप CCE प्रणाली में जो आवश्यक टेक्निकल जो वर्ड हैं, जो शब्दावली टर्मिनोलॉजी है, उससे आप परिचित होइए। सबसे पहले हम बात करेंगे CCE प्रणाली में BLA यानी कि बेस लाइन असेसमेंट क्या होता है। बेस लाइन असेसमेंट, आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन, और इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो आधार रेखा आकलन BLA है, इस BLA के मूल कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहली बात कि आधार रेखा आकलन जो होता है वो सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन है।
और ये विद्यार्थियों, आपको ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के समान आकलन यानी कि सीखने के रूप में आकलन क्या होता है। और जिन बच्चों ने इस वीडियो से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को जरूर देखें। एक बढ़ते क्रम में जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैं बार बार आप बच्चों को जो निवेदन करता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखिए। अगर आपको प्रामाणिक सूचनाएं आपको चाहिए, रीड अगर आपको जम के आत्मविश्वास के साथ क्रैक करनी है, एक एक टॉपिक को आपको बिल्कुल खत्म करना है उसके भय को, तो आपको हर टॉपिक को बहुत बारीकी से, दृढ़ विश्वास से, आत्मविश्वास से आपको देखना पड़ेगा, एक कंटिन्यूटी में आपको देखना पड़ेगा। तो जो बच्चे इस वीडियो से पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं, निश्चित तौर पर वो इस वीडियो से पहले की वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। ये मैं हमेशा आपसे बात करता हूं जिससे अधिकांश बच्चों तक ये बात पहुंचे। तो सीखने के लिए आकलन है BLA। क्या क्यों है सीखने के लिए आकलन? हमने कहा था कि ऐसे आकलन जो इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि उनके परिणामों के, निष्कर्षों के आधार पर सीखने सिखाने की जो योजना है उसका निर्धारण किया जा सके, उसका स्वरूप तय किया जा सके, वो आकलन सीखने के लिए आकलन होते हैं। और BLA इसी उद्देश्य से किया जाने वाला एक आकलन होता है। BLA क्या करता है? BLA में सबसे पहली बात, BLA कक्षा 2 या उससे ऊपर की कक्षाओं का होता है, या उससे ऊपर की कक्षा में लिया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने होता है कि कक्षा 1 को शामिल क्यों नहीं किया गया? आप BLA को समझ जाएंगे, आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। कक्षा 2 या उससे ऊपर की कक्षाएं, क्या होता है BLA? इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि मान लीजिए आपकी क्लास में, आप जिस एक क्लास में गए हैं, मान लीजिए आप क्लास 2 में है, क्लास 3 में, क्लास 4, 5 है, जिस क्लास में आप गए हैं उस मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास ले ली, कक्षा 3 है, मान लीजिए कक्षा 3 का एक समूह है, और कक्षा 3 के एक समूह में मान लीजिए 50 बालक हैं। तो आप सत्र के बिल्कुल प्रारंभिक दिवस में इस BLA को करते हैं। बिल्कुल प्रारंभिक दिवस का मतलब, जैसे अगर ये मान लिया जाए कि 1 जुलाई को सत्र प्रारंभ है, तो आपको BLA 1 जुलाई को आपको करना होता है। और ये इस उद्देश्य से किया जाता है कि कक्षा 3 के जो बालक आपको 1 जुलाई को विद्यालय में मिले हैं, वो 50 बालक जो कक्षा 3 में हैं, यानी कि जो कक्षा 2 पास करके आए हैं, उनको कक्षा 2 की सभी दक्षताएं उनको आनी चाहिए, क्योंकि वो कक्षा 3 में है और कक्षा 3 में है, कक्षा 2 की सब दक्षताएं पास करके वो लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी में सब बच्चों को क्रमोन्नत करके आपने कक्षा 3 में पहुंचा दिया। तो कक्षा 3 का जो बालक है वो वास्तव में शैक्षिक स्तर पे भी कक्षा 3 का ही हो, ये आवश्यक नहीं है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों का शैक्षिक स्तर कक्षा 3 में भले है लेकिन कक्षा 3 के बराबर नहीं होगा। तो आप इन 50 बच्चों का एक अनौपचारिक स्वरूप में आप आकलन करते हैं। वो मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, अवलोकन के दौरान बच्चों से गतिविधि करा करके, बच्चों से बोर्ड पे कोई काम करा के आप उनके साथ एक अनौपचारिक आकलन लेते हो और उनसे कक्षा 2 चूंकि पास करके आए हैं तो कक्षा 2 के स्तर के आप सवाल पूछते हो, पिछली कक्षा के स्तर के। और उन 50 बच्चों में से मान लीजिए हमने मान लिया कि 50 में से 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके साथ आप ये संतुष्ट हो जाते हो या इनको कक्षा 2 की सभी दक्षताएं आती हैं, लेकिन 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको कक्षा 2 की कई सारी या अधिकांश दक्षताएं नहीं आती हैं। ये 12 बच्चे जो हैं ये भौतिक रूप से तो कक्षा 3 में है, लेकिन इनका शैक्षिक स्तर कक्षा 3 का नहीं है। ध्यान रखिए, ये 38 बालक कक्षा स्तर के बालक माने जाएंगे और ये 12 बालक कक्षा स्तर से नीचे के बालक माने जाएंगे। तो 2 समूहों का निर्माण होता है। BLA 2 समूहों का छात्र समूह वर्गीकरण करता है, छात्र समूह वर्गीकरण करता है। और ये छात्र समूह वर्गीकरण जो होता है वो बौद्धिक योग्यता के, बौद्धिक क्षमता के आधार पर होता है, बौद्धिक क्षमता के आधार पर। तो इस बौद्धिक क्षमता के आधार पर आपने एक आधार रेखा आकलन किया और आपने ये पता किया कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 3 में हैं लेकिन जिनका शैक्षिक स्तर कक्षा 3 के बराबर है। वो 38 बच्चे ऐसे निकले, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, और 12 बच्चे ऐसे निकले जिनका भौतिक कक्षा तो कक्षा 3 है लेकिन शैक्षिक स्तर जो बौद्धिक स्तर जो कक्षा 3 के लायक नहीं है, वो पिछड़े हैं। इन 38 बच्चों को आप समूह 1 और 12 बच्चों को समूह 2 नाम देंगे। और ध्यान रखें, शब्द ये प्रयोग नहीं करना होता है कि ये प्रतिभाशाली हैं, ये कमजोर हैं। आप इनको नाम देते हो कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर से नीचे के बालक।
तो जो कक्षा स्तर से नीचे के बालक हैं ये पढ़ेंगे तो कक्षा 3 में, कक्षा 3 का भी काम सीखेंगे, लेकिन इनके साथ मूलभूत जो दक्षताएं हैं उस विषय की मूलभूत दक्षताओं पे भी काम किया जाएगा। और प्रत्येक विषय की मूलभूत दक्षताएं आपको पता है, जैसे भाषा में हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, मूलभूत दक्षताएं होती हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और गणित की दक्षताएं होती हैं संख्या ज्ञान और संग्रह ज्ञान। इन मूलभूत दक्षताओं पर भी इन बच्चों के साथ काम किया जाता है ताकि इनके बौद्धिक स्तर को उठा करके, इनका शैक्षिक स्तर उठा करके इनको कक्षा के बाकी बच्चों के अनुरूप इनको लाया जा सके। तो BLA क्या है? BLA एक सीखने के लिए आकलन है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था आप छात्र समूह वर्गीकरण कर सकें ताकि आप 2 समूह बना करके प्रत्येक समूह के साथ उनकी क्षमता अनुसार काम कर सकें। इस उद्देश्य से आपने आकलन किया कि इन बच्चों के समूह बना करके इनके शैक्षिक उन्नयन की योजना पृथक पृथक बने। ध्यान रखिए, 2 समूह बांटने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों समूह अलग अलग बैठेंगे। कक्षा, संपूर्ण कक्षा एक साथ बैठती है, ये 50 बच्चे एक साथ बैठेंगे। कुछ बच्चों ने इसका साइड इफेक्ट, एक मिसपरसेप्शन बच्चों ने लिया। उन्होंने ये 2 समूह बांटने को ऐसे समझ लिया कि ये प्रतिभाशाली 38 बच्चे एक तरफ बैठेंगे, 12 बच्चे एक तरफ बैठेंगे। नहीं, बैठेंगे एक साथ, लेकिन एक अध्यापक के दिमाग में प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग योजना होगी हर बच्चे के लिए, क्योंकि CCE हर इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल बच्चे के शैक्षिक उन्नयन की बात करता है। तो 38 बच्चों की योजना अलग रहेगी आपकी, 12 बच्चों की योजना अलग रहेगी आपकी, और संपूर्ण कक्षा की योजना अलग रहेगी आपकी। तो आधार रेखा आकलन क्या है? पहली टर्मिनोलॉजी आधार रेखा आकलन आपको समझना। आधार रेखा आकलन होता है इन बच्चों के साथ आपको समूह वर्गीकरण करके प्रत्येक समूह के अनुसार आपको अपनी कार्य योजना बनानी है। आगे की पूरे वर्ष भर की शिक्षा अधिगम योजना आपको बनानी है। इस उद्देश्य से आकलन आपने किया, आधार रेखा आकलन। इसीलिए ये सीखने का आकलन होता है। तो एक आकलन, पहली टर्मिनोलॉजी आपकी सीखने BLA आधार रेखा आकलन। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? एक एक करके टर्मिनोलॉजी को समझिए। और मैं चाहता हूं कि CCE को लेकर के आपकी जो समझ है वो एक ऑथेंटिक प्रमाणिक आपकी समझ बने। ये उधर उधर की गाइडों में आपको कचरा सामग्री दे रखी है, आधी अधूरी जानकारी दे रखी है। कई सारी वीडियोस में कभी देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि वो सतही तौर की जानकारी देकर के बच्चों को किस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। हर उस जानकारी को आप लीजिए। दूसरा, एक कार्यपत्रक, इसको लेकर के बच्चों के दिमाग में भ्रम था। कार्यपत्रक, घर की कार्यपत्रक जो होता है वो बच्चों के द्वारा किया गया पेपर पेंसिल कार्य होता है। और पेपर पेंसिल कार्य आप किस लिए कराते हो? पेपर पेंसिल कार्य आप बच्चों के साथ जब आप CCE प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करते हो तो सप्ताह में औसतन ये एक अलिखित नियम के तौर पर है। ध्यान को, अलिखित नियम, अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए। सप्ताह में 2 बार, 2 से ज्यादा बार आप ले सकते हो, 2 से अधिक बार, लेकिन 2 बार आपको करना है। 2 बार आपको कार्यपत्रक आपको भराने होते हैं। कार्यपत्रक क्या होता है? आप बच्चे के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित कर रहे हो। सप्ताह में 2 बार का अर्थ आप समझते हैं। सप्ताह में 2 बार, सप्ताह होता है आपका 7 दिन का, संडे हटा दीजिए 6 दिन। 6 दिन में आप 2 बार आकलन कर रहे हैं, इसका मतलब 3 दिन में एक और 3 दिन में एक कर रहे हैं। और मुझे जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर उन्होंने कहीं किसी पुस्तक से या कहीं किसी स्रोत से या किसी अध्यापक बंधु से कहीं ये लिखा कि एक सोमवार को होगा, एक गुरुवार को होगा कार्यपत्रक। ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है। मैं ठोक कर आपको बोल रहा हूँ, सोमवार और गुरुवार को एक कार्यपत्रक सोमवार को भराया जाएगा, एक गुरुवार को। ये बिल्कुल गलत नियम है। ऐसा कोई दिवस फिक्स नहीं होता है। आप ध्यान रखें, CCE प्रक्रिया में लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। एक अध्यापक अपने द्वारा संचालित की गई प्रक्रिया के आधार पर स्वयं निर्धारित कर सकता है आकलनों का समय। ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की ऑफिशियल आपको भाषा में बात कर रहा हूं, CCE की ऑफिशियल भाषा में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो कोई निर्धारण नहीं होता है कि सोमवार और गुरुवार को ही लिया जाएगा। आप बच्चों के साथ आप पढ़ा रहे हैं, आपने 2 दिन 3 दिन आपने पढ़ाया, आप बच्चों के साथ 2 दिन 3 दिन पढ़ाने के बाद आप बच्चों के साथ कार्यपत्रक भरवाएंगे, ये चेक करने के लिए, आकलन करने के लिए कि आपने जो पढ़ाया बच्चे ने कितना सीखा। और ये जो कार्यपत्रक है आप उसका अवलोकन करेंगे, उसका आकलन करेंगे, और आकलन करके उस पर टिप्पणियां अपनी दर्ज करके, और टिप्पणियां दर्ज करके ये ऐसे समस्त जो कार्यपत्रक होते हैं ये सब पोर्टफोलियो में जाते हैं। पोर्टफोलियो, अगली जो टर्म आएगी हमारी वो पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो क्या होता है बच्चों? पोर्टफोलियो एक बालक के द्वारा किए गए समस्त
जो लिखित कार्य होते हैं, समस्त प्रकार के लिखित कार्य जिसमें कार्यपत्रक भी शामिल है, जिसमें बीएलए भी शामिल है, वो समस्त लिखित मौखिक कार्यों की, और मौखिक कार्य में आपने जो टिप्पणी अंकित की है बच्चों के संदर्भ में, वो भी तो आपके द्वारा टिप्पणी अंकित किए गए समस्त बच्चे के संदर्भ में जो समस्त अभिलेखों का संग्रह होता है, समस्त अभिलेखों का संग्रह, और मैं बच्चों को लिखाता हूं पोर्टफोलियो को आप बालक की अधिगम प्रगति का आईना, दर्पण आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये जो होता है ये अधिगम प्रगति का दर्पण भी होता है। और दर्पण ये इस प्रकार से होता है कि एक बालक के द्वारा समस्त प्रकार के जो आकलन के दौरान जितने प्रपत्र जो भरे गए हैं, कार्यपत्रक जो भरे गए हैं, उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया उसको आपने पोर्टफोलियो फाइल में आपने उनको लगाया है, फाइलिंग की है। तो जब बच्चे के गार्जियन अगर कोई आते हैं, कोई अधिकारी आते हैं, वो बच्चे की अधिगम प्रगति के संबंध में आप अध्यापक बीइंग अ टीचर आपसे एक सूचना मांगते हैं, इस बालक की अधिगम प्रगति क्या है, आप वो पोर्टफोलियो उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हो। वो पोर्टफोलियो में उस बालक के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग डेटों पर किए गए कार्यों का, और जिससे ये पता लगेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे आपने 1 तारीख को पहला कार्यपत्रक बच्चे का भराया, टॉपिक है मान लीजिए कोई गणित का, हिंदी का, अंग्रेजी का कोई एक टॉपिक है, मान लीजिए गणित का एक टॉपिक है भिन्न। आपने भिन्न टॉपिक पे बच्चे को 2 दिन 3 दिन पढ़ाया, उसके बाद आपने एक कार्यपत्रक बच्चे के साथ भराया है, और वो तारीख है मान लीजिए 1 तारीख को आपने कार्यपत्रक भराया, और आपने देखा कि बच्चे ने उसमें कार्य भिन्न को अच्छे तरीके से अधिगम नहीं किया है, कार्य सही तरीके से नहीं किया है। आपने उस बच्चे के कार्यपत्रक पर टिप्पणी अंकित की कि इस, अच्छा टिप्पणी भी सकारात्मक भाषा में होगी। आप ये नहीं लिखेंगे कि इस बालक को भिन्न नहीं आती है, आप ये नहीं लिखेंगे कि ये बालक गधेड़ा है, आपको ये लिखना है। आप अगर उसने नहीं भी आता है, आप लिखेंगे कि भिन्न अवधारणा पर इस बालक के साथ और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ये टिप्पणियां ऐसी जब आपकी अंकित होंगी, तो 1 तारीख को आपने लिखा कि भिन्न अवधारणा पर इसके साथ और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है, तो 1 तारीख के कार्यपत्रक के बाद उसका अगला कार्यपत्रक 3 या 1 के बाद 4 तारीख में आएगा वैसे तो, लेकिन आप 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगली जिस स्थिति में भी आएगा 2 दिन 3 दिन बाद की तिथि में, उसमें निश्चित तौर पर पहले कार्यपत्रक से अच्छी स्थिति अगले कार्यपत्रक में उसकी होनी चाहिए, क्योंकि उन 2 दिन 3 दिन में आपने इस कमी को पहचान करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। इसीलिए तो इसको सतत आकलन कहते हैं। तो आपका जो अगला कार्यपत्रक आएगा, निश्चित तौर पर वहां अधिगम प्रगति दिखेगी कि जो कमी उसने 1 तारीख वाले कार्यपत्रक में की, वो कमी आपके 4 तारीख वाले कार्यपत्रक में नहीं दिखनी चाहिए या कम दिखनी चाहिए। अगले 4 तारीख के बाद जो कार्यपत्रक आएगा उसमें और कम दिखनी चाहिए। कोई ना कोई कार्यपत्रक ये तो बताएंगे ना कि हाँ, अब इस अवधारणा पे बच्चे के साथ जो आपके प्रयास थे वो सार्थक हो गए और बच्चे ने उस अवधारणा को अब पकड़ लिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अधिगम प्रगति का ये दर्पण होता है पोर्टफोलियो, और इस पोर्टफोलियो में बच्चे के साथ जितने भी प्रकार के कार्य जो किए जाते हैं उस सबको इसमें फाइलिंग करके एक बच्चे के संदर्भ में समस्त प्रकार की सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। तो कार्यपत्रक क्या होगा, पोर्टफोलियो क्या होगा। अगली टर्मिनोलॉजी होती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट आप समझ लीजिए। चेकलिस्ट जो होता है ये संरचनात्मक आकलनों में भरा जाने वाला एक प्रपत्र होता है। संरचनात्मक आकलन, ये संरचनात्मक और योगात्मक आकलन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अलग से इसकी एक वीडियो आने वाली है। तो चेकलिस्ट में 1 माह में लगभग 1 माह में एक बार, और ध्यान रखिए ये भी फ्लेक्सिबल है। आपने जिन पुस्तकों में, जिन गाइडों में आपने ये पढ़ रखा है कि वहां बिल्कुल रिजिडली अगर ये कह रखा है कि 1 माह में एक बार होगा ही होगा, बिल्कुल गलत है। ये एक औसतन समय है, आप आगे पीछे 10-5 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं जब आपको उचित लगता है। लेकिन एक योगात्मक आकलन के दौरान 2 बार ये भरी जाती है चेकलिस्ट। और एक योगात्मक आकलन, जिसे हम योगात्मक की संख्या पे भी बात करेंगे, सीबीएसई में जैसे 2 योगात्मक होते हैं, राजस्थान में 3 योगात्मक होते हैं। तो 1 माह में लगभग 1 बार ये भरी जाती है, लेकिन एक योगात्मक में 2 बार, एक योगात्मक में 2 बार। ये औसतन, ये तो फिक्स है, एक योगात्मक में 2 बार ये फिक्स है, ये औसतन एक समय है। तो इस चेकलिस्ट में बालक को आप ग्रेड करते हैं, उसके काम के आधार पर ग्रेडिंग होती है, और बालक की
बालक के साथ जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित हो रही है उसमें आप बालक के साथ प्रत्येक विषय में जो जो काम कर रहे हैं उस बालक की जो अधिगम प्रगति है उसको आप ग्रेडिंग के तौर पर आप इसमें चेकलिस्ट में दर्ज करते हैं। और धर के यही जो ग्रेडिंग है चेकलिस्ट की, यही बाद में जाकर के योगात्मक आकलन का आधार बनती है। योगात्मक आकलन जो होता है वो संरचनात्मक आकलनों की ग्रेडिंग को आधार बना करके आप अंतिम तौर पे योगात्मक टोटल मिला करके आप आकलन करते हो। तो एक योगात्मक में 2 बार होती है और ग्रेडिंग जो होती है इसमें 3 ग्रेड आप इसमें प्रोवाइड करते हैं। योगात्मक आकलन में आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, A1 A2 B1 B2 वो हम अलग से देखेंगे, वो योगात्मक आकलन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आप समझ लें चेकलिस्ट में बच्चे के साथ आप जो ग्रेडिंग करते हो वो बच्चे के साथ विषयगत किए गए कार्य पर बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप 3 ग्रेड देते हो, A B C। और A B C A ग्रेड कौन सा होता है? जब बालक बिना अध्यापक की सहायता के कार्य कर लेता है। और बी ग्रेड होता है अध्यापक की आंशिक सहायता की आवश्यकता हो, अध्यापक की आंशिक सहायता और सी होता है अध्यापक की बहुत अधिक आवश्यकता, अध्यापक की बहुत, मैं इसको समझाता हूं, बहुत अधिक आवश्यकता। इसको सरल भाषा में समझिए। आप चेकलिस्ट, आप संरचनात्मक आकलन जब आप कर रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जब आपको चेकलिस्ट भरनी है तो वहां पे आपने बच्चों के साथ जो काम किया, विषयगत जो काम किया, मान लीजिए मैं बच्चे के साथ गणित विषय पे काम कर रहा हूं और मैंने बच्चे को 1 माह तक, 1.25 माह तक बच्चे को पढ़ाने के बाद, 1.5 माह तक बच्चे को पढ़ाने के बाद मैंने, जैसे अभी राजस्थान में 3.5 माह का एक योगात्मक है तो लगभग 1.5 माह, इसीलिए मैंने औसतन शब्द लिखा है, लगभग 1.5 माह पे पहली चेकलिस्ट भरी जाती है। तो उस चेकलिस्ट में आपने 1.25 महीने जो आपने पढ़ाया है, अब आप बच्चे के साथ जो काम कर रहे हैं रचनात्मक आकलन के लिए, वो रचनात्मक आकलन में बच्चे को आपने जो काम दिया है उस काम को बिना अध्यापक की सहायता के उस बच्चे ने पूरा कर लिया है। आपने काम का मतलब आपने बच्चे को जो सवाल दिया, जो कार्य दिया, उसको अध्यापक की बिना सहायता के उसने कर लिया है तो आप उसको A ग्रेड देंगे। अगर अध्यापक की थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी सहारे के साथ उसने काम किया है तो आप उसको B ग्रेड देंगे। और अध्यापक की बहुत अधिक सहायता का अभिप्राय है कि उस बच्चे ने काम बिल्कुल नहीं कर पाया है, अध्यापक की बहुत ज्यादा कहीं हेल्प की जरूरत पड़ी है, जैसे आप, मैंने कहा नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप। यहाँ पे C ग्रेड आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि जब बिल्कुल काम नहीं कर पाता है, बिल्कुल काम नहीं, आपको लिखना है जब अध्यापक की बहुत अधिक सहायता से काम कर पाता है। ये सकारात्मक एक भाषा है, यानी कि इसका सरल रूप तो वही होगा कि बच्चा अकेले दम पे काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट में तो आप उसको ग्रेड देंगे C। और ये पहले रचनात्मक आकलन में ये पहली चेकलिस्ट जो भरी जाएगी, इन ग्रेडिंग को आप संभाल करके रखते हैं। फिर अगले रचनात्मक अवधि में बच्चों को आप पढ़ाते हैं और जो ग्रेडिंग थी उसके आधार पर आप बच्चों को सुधार का काम करते हैं, शैक्षिक उन्नयन का काम करते हैं अगले रचनात्मक आकलन तक। और ये जो ग्रेडिंग होती है, ये ग्रेडिंग बच्चे के साथ आगामी किए जाने वाले कार्य के लिए मार्गदर्शक होती है। तो चेकलिस्ट जो होती है संरचनात्मक आकलनों के दौरान भरी जाती है, एक संरचनात्मक आकलन में 2 बार भरी जाती है और इसमें बच्चे के द्वारा किए गए विषयगत कार्य पर ग्रेडिंग दी जाती है इस तरीके से, इस प्रारूप में। तो ये एक चेकलिस्ट होता है। अगला टर्मिनोलॉजी क्या है? अगली टर्मिनोलॉजी होती है पीयर मूल्यांकन। पीयर मूल्यांकन, और ध्यान रखें पीयर मूल्यांकन जो होता है, पीयर का मतलब होता है समवयस्क, उस बालक के जो समवयस्क साथी हैं, कक्षा के जो साथी हैं, तो पीयर मूल्यांकन में समवयस्क समूह द्वारा किया गया मूल्यांकन होता है। और CCE प्रणाली में इस कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया कि न केवल अध्यापक आकलन करेगा बल्कि बालक का, उस बालक के जो सहपाठी हैं, समवयस्क समूह है, वो भी बच्चे का आकलन करेगा और वो भी संपूर्ण आकलन की परिभाषा में उसको लिया जाएगा। तो पीयर मूल्यांकन जो होता है, पीयर असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो समवयस्क समूह द्वारा। अगला होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक टर्म होती है,
इसके फोल्डिंग क्या टर्म होती है, इसके फोल्डिंग ये शब्द आपको पता है, ये शब्द आपने वाइगोट्स्की के अधिगम सिद्धांत में आपने पढ़ा है, जो वाइगोट्स्की का सामाजिक संरचनावाद का जो सिद्धांत है, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत, उसमें इसके फोल्डिंग एक शब्द दिया गया। इसके फोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण, और ढांचा निर्माण होता है आप बच्चे के साथ सीसीई प्रक्रिया में, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित हो रही है, आप बच्चों के साथ लगातार सतत आकलन प्रक्रिया से आप गुजर रहे हो, और वहां बच्चों के कई अधिगम अवरोधक आपको दिखाई पड़ते हैं। उन अधिगम अवरोधकों को दूर करने के लिए आप बच्चों को जो एक आंशिक सहारा आप देते हो, अस्थायी सहारा देते हो, इसके फोल्डिंग को, ढांचा निर्माण को हम परिभाषित करते हैं। वो क्या होता है कि बालकों के अव्यवस्थित और असंगठित ज्ञान को व्यवस्थित और संगठित करने, के लिए दिया गया अस्थायी एवं बाह्य सहयोग। समझ लीजिए इसको, ढांचा निर्माण, इसका फोल्डिंग, मैंने कहा ये टर्म वाइगोट्स्की की लर्निंग थ्योरी से ली गई, सामाजिक निर्मितवाद से, और वहां से ये कहा गया कि बच्चों का जो अव्यवस्थित ज्ञान है, असंगठित ज्ञान है, उसको आप व्यवस्थित और संगठित करना चाहते हो, करना है आपको एक अध्यापक होने के नाते, तो आप उसे एक्सटर्नली, बाह्य तौर पर और अस्थायी तौर पर आप उसे जो सहारा देते हो, वो इसका फोल्डिंग होता है। ये एक टर्म आपकी सीसी में प्रयुक्त होती है। तो पीयर मूल्यांकन, अगली टर्म क्या है, अगली टर्म देखिए अध्यापक अनुभव। और मैं आपको एक बात आपके नोटिस में डाल दूं, ये सीसीई का जो अध्याय है, इस सीसीई के अध्याय को मैं 2 वीडियोस में ले रहा हूं। एक वीडियो में सीसीई का परिचय और सीसीई की टर्मिनोलॉजी, और दूसरे में सीसीई की प्रक्रिया जो संरचनात्मक और योगात्मक आकलन के तौर पर है। तो आप इन वीडियो को लगातार क्रम में आप देखेंगे, आपको पूरी सीसी समझनी है। और मैं बच्चों के साथ फिर बात कर लूं, मैंने बच्चों को ये वादा किया है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणिक स्रोत की जानकारी आपको मैं दूंगा। आप आंख बंद करके प्रत्येक तथ्य पर आप भरोसा कीजिए, और इससे ज्यादा प्रमाणिक वीडियो आपको और नहीं मिलेगा, ये मैं आपके साथ भरोसे के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। तो अगला जो टर्म है आपकी अध्यापक अनुभव डायरी। अध्यापक अनुभव डायरी, इसको भी आप समझ लीजिए। अध्यापक अनुभव डायरी, इसमें अध्यापक अनुभव डायरी में अध्यापक बालक के साथ किए गए सब प्रकार के कार्यों के दौरान वो जो अनुभव महसूस करता है, उन सब अनुभवों का लिखित विवरण उसमें दर्ज करता है। और इसलिए दर्ज करता है कि जब भी उस बच्चे के आकलन प्रक्रिया में, उस बच्चे की प्रगति के दौरान अपने संचित अनुभवों का कहीं उल्लेख करना हो, वहाँ पे अध्यापक अनुभव डायरी काम आती है। चाहे वो अभिभावक हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शैक्षिक कोई उच्चाधिकारी हो। तो अध्यापक अनुभव डायरी एक टर्म होती है आपकी वार्षिक अभिलेख। वार्षिक अभिलेख क्या होता है? वार्षिक अभिलेख होता है एक बच्चे के साथ संपूर्ण सत्र में आपने जो रचनात्मक आकलन किए हैं, संरचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो किए हैं, आपने जो चेकलिस्ट भरी हैं, उन सब के आधार पर जब आप एक योगात्मक लेते हो, फिर आप दूसरा योगात्मक लेते हो, और फिर राजस्थान में जैसे तीसरा योगात्मक लेते हो, उन सभी योगात्मकों के आधार पर आप वर्ष के अंत में पूरा एक संपूर्ण अभिलेख प्रपत्र आप बनाते हो, जिसमें उस बालक के प्रत्येक योगात्मक आकलन की स्थिति, रचनात्मक और योगात्मक आकलनों की स्थिति जिसमें दर्ज होती है, और जिसमें शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष में, या सह शैक्षिक पक्ष जिसमें बालक की भावनाओं, संवेगों, रुचियों, प्रेरणाओं, बालक के चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, इन सब गुणों का उल्लेख होता है। नियमितता, अनुशासन, जिन सब गुणों का उल्लेख होता है। कौशलात्मक गुणों का उल्लेख होता है। बालक की किन्हीं विशिष्ट योग्यताओं का, क्षमताओं का उल्लेख होता है जो उसके क्रियात्मक या भावात्मक पक्ष से संबंधित हो सकती हैं। उन सब का उल्लेख करते हुए
2 या 3 जितना भी योगात्मक आकलन है, जैसे सीबीएसई में 2 है, राजस्थान में 3 है, उन सबका उल्लेख करते हुए ग्रेडिंग का और आप संपूर्ण सत्र का एक ब्यौरा जो प्रस्तुत करते हो बच्चे के संबंध में, वो आपका वार्षिक अभिलेख होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है सीसी की विद्यार्थियों, इस टर्मिनोलॉजी के साथ आप एक सामंजस्य आप बिठाइए, सीसीई को समझिए। अभी सीसी का खंड ये भी पूरा नहीं हुआ है, मेरे अगले खंड में सीसी की शेष वार्ता जारी रहेगी और मैं आपसे ये बिल्कुल अपेक्षा करता हूँ, मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूँ कि आप भी अपने स्तर से नियमित जुड़ेंगे और मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि अगले खंड तक जब मैं आपको सीसी कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद सीसीई से जुड़ा आपकी कोई भी जिज्ञासा आपकी बाकी नहीं रहेगी। आप बड़े आराम से इसको पढ़िए, बड़े आराम से इस प्रत्येक बात को जो मैंने इस वीडियो में बोली है उन्हें सुनिएगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपके साथ बार बार जब इस बात को बोलता हूं तो मुझे हमेशा ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप विद्यार्थियों के अंदर जो मैं जैसे आपने इतना बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, निश्चित तौर पर मैं अभिभूत हूँ। आपके लाइक और आपके व्यूज़ जो है वो 1000 में फ़ौरन पहुँचते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भी इसका विस्तार जितना नहीं हुआ। मैं ऑनलाइन पे जब कई सारे वीडियोस देखता हूँ टॉपिक्स पे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी शर्म सी आती है कि बच्चों के साथ ऐसी अनऑथेंटिक जानकारी शेयर करके कुछ अध्यापक क्या एक जताना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कीजिए, हर बात को बड़े आराम से सुनिए, लगातार बढ़ते क्रम में। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे वो उन वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आप करना। और इस वीडियो को देखने के बाद इसका अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सीसीई प्रणाली के साथ मैं आपके साथ शेष बातें करूंगा और वहाँ सीसीई कंप्लीट, चूंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो एक साथ नहीं बना रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि हमारे एक वीडियो की अवधि औसतन आधा घंटे की रहेगी, जिससे एक बड़ा वीडियो एक साथ को अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा हमारा अगला जो संवाद रहेगा, अगले संवाद में निश्चित तौर पर हम बच्चों के साथ सीसीई प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप पूरे मनोयोग से इस पूरे वीडियो में मेरी जो जो बात मैंने बोली है उस हर बात को आप बहुत एकाग्रचित्ता के साथ आप सुनने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं शेष खंड के साथ, और मैं फिर इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको प्रसारित करने में आप मेरी हेल्प करेंगे, आप अधिकाधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएंगे। इस वीडियो में मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।